Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic components of budget। तो components of budget आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और उस चैप्टर का एक टॉपिक है components of budget। So first of all, there are the two components of budget. The first one is revenue budget and the second one is capital budget। Revenue budgets are having two components. The first one is revenue receipts and the second one is revenue expenditure. Same as manner, capital budget is also having two components. The first is capital receipts and second is capital expenditure. So let's discuss about the budgetary receipts. तो बजट के दो पार्ट हैं। The first one is budgetary receipts and the second one is budgetary expenditure। तो देखिए हम सब जानते हैं कि जो बजट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। अब हमने इस रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के दो अलग हेड्स निकाले। फर्स्ट जिसमें हम सिर्फ रिसीट्स की स्टडी करेंगे, सेकंड जिसमें हम सिर्फ बजटरी एक्सपेंडिचर की स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज बजटरी रिसीट्स। तो बजटरी रिसीट्स बेसिकली दो तरह की हुई। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द सेकंड इज कैपिटल रिसीट्स। सो हम यहां ये समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जो ना तो किसी लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं और ना ही किसी असेट्स को डिक्रीज करती हैं। यानी कि ऐसी रिसीट्स जिनकी वजह से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई असेट्स रिड्यूस होती है, वो रिसीट्स कैपिटल रिसीट, वो रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स बोली जाती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जाम्पल है टैक्सेशन जो गवर्नमेंट इंपोज करती है, या नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फाइन, पेनल्टी, ये सब जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली रिकरिंग नेचर की होती है, गवर्नमेंट को बार बार रिपीटेडली वो मिलती रहती है। इसकी वजह से किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती या किसी भी तरह की कोई असेट्स रिड्यूस नहीं होती। सेम अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो ऐसी रिसीट्स जो हमारी या तो असेट्स को डिक्रीज कर दे या फिर हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दे, उस रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। बेसिकली ऐसी रिसीट्स नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से या फिर आईएमएफ से लोन लेती है, बोरो करती है, तो वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा, बिकॉज उसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और जिस वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट आती है। या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, अपनी एसेट्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस होने लगेंगी और उससे जो इनकम होगी गवर्नमेंट की, उससे जो रिसीट्स आएंगी वो कैपिटल रिसीट्स बोली जाएंगी। अब हम डिटेल्स में रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिनकी वजह से कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती और ना ही किसी असेट्स को डिक्रीज किया जाता। तो ऐसी रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू इनकम है वो दो तरह से मिलती है। पहली है द फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्स्ट है टैक्स रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेशन सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है रेवेन्यू रिसीट्स में वो है व्हाट इज टैक्सेशन।
एक्चुअली एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया जाता है इंडस्ट्रीज पर, उनके प्रोडक्शन पर और इनकम पर, या हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन पर, या फिर उनकी इनकम पर। यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन हम डिफाइन कर सकते हैं द कंपलसरी पेमेंट विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन हाउस होल्ड्स और द इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स पर, उनकी इनकम पर जो एक कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया जाता है, या गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर जो एक कंपलसरी पेमेंट इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसको हम टैक्सेशन बोलते हैं। और ये एक तरह का रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि टैक्सेशन की वजह से ना ही किसी असेट्स में इंक्रीमेंट होता है और ना ही किसी लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट होता है। तो टैक्सेशन एक तरह का रेवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को एवरी ईयर रिकरिंगली ये रिसीट्स मिलती रहती हैं। अगर हम टैक्सेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं तो टैक्सेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। The first one is direct tax and the second one is indirect tax. जो direct tax है which is imposed on the income of industries and the household. जो earned income है industries की और households की, उस income पर taxation impose किया जाता है government के through। उस tax को हम direct tax बोलते हैं। Direct tax actually एक ऐसा tax है जिसका वर्डन किसी और हेड पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सपोज डेट मेरे थ्रू अर्न की गई इनकम पर टैक्सेशन मेरा फ्रेंड नहीं पे करेगा, या मेरी जगह कोई और टीचर पे नहीं करेगा, ठीक है, इवन देन मेरा भाई भी पे नहीं करेगा। तो मेरे थ्रू अर्न की गई इनकम का टैक्स का वर्डन सिर्फ मेरे ऊपर होगा और मैं उस वर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये एक ऐसा टैक्स है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन इनकम अर्न करता है सिर्फ वही लायबल है इस तरह के टैक्सेशन को पेड करने के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स का वर्डन हम किसी और हेड पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अवॉइड नहीं किया जा सकता है टैक्स। अगर मैंने पर्टिकुलर एनफ इनकम अर्न की है और वो इनकम टैक्सेशन के स्लैब में आती है जिस पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दे दे मुझे, पर टैक्सेशन को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं किसी और हेड पर। इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट, इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, सबसे बेहतर एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि हाउस होल्ड्स की इनकम पर इंपोज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगाया जाता है। इस तरह का टैक्स ट्रांसफरेबल हो सकता है। हम इस तरह के टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर मैं कंजम्पशन को या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में खुद को एग्जिस्ट ना करूं। तो इस तरह के टैक्सेशन का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन पॉलिसी। इस तरह के टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगाया जाता है। जीएसटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करता हूं और उस पर जीएसटी है तो डेफिनेटली मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता हूं तो जीएसटी मुझे नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह से जीएसटी को अवॉइड कर सकता हूं, यानी कि ट्रांसफर कर सकता हूं उसके वर्डन से। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और मैंने उस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को बेचा, तो डेफिनेटली टैक्सेशन का अमाउंट उस थर्ड पार्टी के हेड पर इंपोज होगा, ना कि मेरे ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है और ये ट्रांसफरेबल होता है, इसका वर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ
we will discuss the next topic which is नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो सबसे पहले हम यहां ये समझते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू एग्जैक्टली होता क्या है। एक्चुअली नॉन टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू है जो अदर देन टैक्स होता है, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी रिकरिंग इनकम जो टैक्सेशन के अलावा गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कैटेगरी में आती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैटेगरी में जनरली ऐसी चीजें आती हैं जो ना तो असेट्स को डिक्रीज करती हैं और ना ही लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जिनमें सबसे पहला है इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को या स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई लोन ग्रांट करती है तो उस लोन पर वो एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट इंपोज करती है। इस तरह की इंटरेस्ट गवर्नमेंट के लिए एक नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी, जो कि टैक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जैसे कि रेलवे, LIC, वेल, इन सब से जो प्रॉफिट या डिविडेंड गवर्नमेंट को मिल रहा है वो गवर्नमेंट के प्रॉफिट एंड डिविडेंड हेड के नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है फीस। गवर्नमेंट कुछ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और उन रिकरिंग सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट एक कंपलसरी चार्ज लेती है। उस कंपलसरी चार्ज को हम फीस बोलते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस एंड कोर्ट फीस के एग्जांपल्स हैं। ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट है बिकॉज इट इज नॉट टैक्स। नेक्स्ट वन इज लाइसेंस फीस। अगर हम गवर्नमेंट से कोई रिटन परमिशन चाहते हैं तो उसके बदले में हमें इस तरह की फीस पे करनी होती है। तो इस तरह की फी का एग्जांपल है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गन को रखना चाहता है तो लीगली उसे गवर्नमेंट से इस चीज की परमिशन लेनी होगी, उसके बदले में गवर्नमेंट को उसे लाइसेंस फी देनी होगी, यानी कि गन रखने के लाइसेंस को लेने के लिए गवर्नमेंट को उसे लाइसेंस फी देनी होगी। उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल्स का परमिट लेने के लिए गवर्नमेंट को उनका लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की फी लाइसेंस फी की कंडीशंस में आती है, इसकी कैटेगरी में आती है। सेम एज मैनर, अगर आप लोग हाउस होल्ड्स भी हैं और अगर आपको अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए भी परमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर फी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है फॉर एज अ लाइसेंस फी। ठीक है, आप जो लाइसेंस लेते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होती है और जो फी आप गवर्नमेंट को पे करते हो उसे लाइसेंस फी की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है फाइन्स एंड पेनल्टी। अगर हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो उस लॉ को ब्रेक करने के बदले में हमारे ऊपर कोई फाइन या पेनल्टी इंपोज किया जाता है। अगर हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है या फिर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है या फिर हमने कोई ऐसी लॉ तोड़ी है या फिर लॉ ब्रेक किया है तो उस सिचुएशन में हम पर पेनल्टी इंपोज की जाएगी और उस पेनल्टी को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। वो पेनल्टी या फाइन भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट है SG। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कोई लीगल एग्जीक्यूटर नहीं है, प्रॉपर्टी का अगर कोई लीगल नॉमिनी नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट टेक अप कर लेती है। उस तरह की रिसीट्स को गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में लेकर आती है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल नॉमिनी नहीं है तो उसे गवर्नमेंट कंपल्सरीली टेक अप कर लेगी और वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। इट इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। गिफ्ट एंड ग्रांट्स ये भी एक तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। एक्चुअली ये एक फिक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है, ये कंडीशनल होता है, फिक्स सोर्स नहीं है। जनरली फॉरेन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या कंपनीज वॉलेंट्रीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ गिफ्ट्स या ग्रांट्स देती हैं। वो गिफ्ट्स और ग्रांट्स गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होते हैं। जैसे कि
ऐसा डिसास्टर्स के टाइम पर, जैसे फ्लड आ रही है या वॉर्स हो रहे हैं, या फिर एट दैट टाइम जो पैराडेमिक का टाइम है, कुछ लोग वॉलेंट्रीली, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी, कंपनीज भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो डोनेशन दे रही हैं, वो सब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं हम फॉर फीचर्स। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते तो उस कंडीशन में एक तरह की पेनल्टी हम पर इंपोज की जाती है। उस पेनल्टी में हमारी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट्स को जब्त कर लिया जाता है कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। वो गवर्नमेंट के लिए फॉरफीचर से होने वाली इनकम होगी जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक सपोज दैट कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी है कहीं और वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू कुछ डेवलपमेंट वर्क कराया गया और उस डेवलपमेंटल वर्क की वजह से उस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है या उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एज अ डेवलपमेंटल चार्ज, ठीक है, जो पर्टिकुलर ओनर है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, उसे स्पेशल असेसमेंट बोलेंगे और उसका अमाउंट भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये गवर्नमेंट की एक तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है। आई होप स्टूडेंट्स you must have understood these concepts which is related to the revenue receipts. Now our next topic is capital receipts. So basically अगर हम capital receipts की बात करते हैं तो capital receipts ऐसे receipts हैं जो ना liability को, ठीक है, capital receipts ऐसी receipts हैं जो या तो liability को increase करती हैं या फिर assets को decrease करती हैं। We will discuss the topic कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जिनकी वजह से या तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर असेट्स डिक्रीज होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कैपिटल रिसीट्स की वजह से या तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर असेट्स डिक्रीज होती है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या जनरल पब्लिक से जब बोरो करती है, और जिस कंडीशन में गवर्नमेंट बोरोइंग करना स्टार्ट कर देती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। एंड सेकेंड वन इज असेट्स डिक्रीज। गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर्स एक्सेस होते हैं और जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल नहीं कर पाती है अपनी रेवेन्यू इनकम से, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में अपनी एसेट्स को पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं उनको सेल करना स्टार्ट कर देती है। इस कंडीशन में जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं वो प्राइवेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं वो रिड्यूस होने लगती हैं। इस सिचुएशन को हम डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैपिटल रिसीट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो कैपिटल रिसीट्स के मेन सोर्सेज हैं बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में आता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है कैपिटल रिसीट्स का वो है बोरोइंग। जिस कंडीशन में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एक्सेस होते हैं और उन एक्सेस एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट अपनी रिसीट से फुलफिल नहीं कर पाती, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट बोरो कर सकती है फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी कि पब्लिक से बोरो कर सकती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है जैसे यूएसए, ब्रिटेन या अदर कंट्रीज, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो किया जा सकता है जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। सेकंड जो है वो है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर गवर्नमेंट
अपने जो लोन्स गवर्नमेंट ने ग्रांट किए हुए हैं जनरल पब्लिक को, किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को अगर वो लोन्स वापस मिल जाते हैं, उन लोन्स का अमाउंट वापस मिल जाता है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट या फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक, तो वो भी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स होगी, क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट की असेट्स डिक्रीज हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट किसी को लोन एडवांस कर रही है, सो गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट हो रही है। अगर वो लोग गवर्नमेंट को रीपे कर रहे हैं वो लोन का अमाउंट, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की असेट्स डिक्रीज हो जाएंगी और वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट माना जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वो है अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो ना तो बोरोइंग से मिली हैं ना लोन्स की रिकवरी से मिली है। वो रिसीट्स के दो पार्ट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर, और इसी को हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। सो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइजेस को प्राइवेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है बाय सेलिंग शेयर्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करती है, यानी कि अपनी असेट्स को डिक्रीज करती है। स्मॉल सेविंग्स, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से, जनरल पब्लिक से क्या लेती है? लोन लेती है। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को फंडिंग करती हैं। पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग सेक्टर का काम करता है और पोस्ट ऑफिस में जनरल पब्लिक अपने अकाउंट्स खुलवा के अपनी स्मॉल सेविंग्स को वहां जमा कराते हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र के फॉर्म में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं या फिर छोटी सेविंग्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंडिंग करती हैं। ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी को इंक्रीज करने वाली होती है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, बिकॉज ये लायबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। सो ओवरऑल आज की क्लास में हमने समझा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। देखिए, बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम एज मैनर। कैपिटल बजट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही आज हमने जो बात की वो बात की बजटरी रिसीट्स की। बजटरी रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिनकी वजह से, जो या तो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं या कैपिटल रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जो या तो ना तो लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं और ना ही असेट्स को डिक्रीज करती हैं, जिनके दो स्पेशल काइंड्स हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट हाउसहोल्ड्स पर और इंडस्ट्रीज पर इंपोज करती है। टैक्स रेवेन्यू को के दो काइंड्स हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनकम या वेल्थ पर इंपोज किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर इंपोज किया जाता है। सेम एज मैनर नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्सेशन रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जिसमें आता है एसटीट, स्पेशल असेसमेंट, फीस, लाइसेंस फीस, पेनल्टीज, फाइन्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। तो क्या होता है कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिनकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है और असेट्स डिक्रीज होती है। तो बेसिकली जो कैपिटल रिसीट्स हैं उनके थ्री मेन सोर्सेज हैं। पहला है बोरोइंग, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स और तीसरा है अदर रिसीट्स, जिसमें इन्वॉल्व है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। तो बोरोइंग के पार्ट्स हैं
ओपन मार्केट, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पाती तो वो बोरो करती है। गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है अगर वो ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक से बोरो करे, या आरबीआई से बोरो करे, या फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करे, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से बोरो करे। सेम एज मैनर अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या फिर फॉरेन कंट्रीज को या जनरल पब्लिक को कोई लोन ग्रांट करती है तो वो उसकी असेट्स है। अगर गवर्नमेंट उन लोन्स की रिकवरी करती है तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होंगी, और ये भी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, बिकॉज इसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही है। उसके अलावा आता है अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स दो तरह की होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करने लगती है। गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को सेल करने लगती है, और वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर यूनिट में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। दूसरा है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स में जनरली गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से फंडिंग लेती है। जो पोस्ट ऑफिस की रिसीट्स हैं, जो डिफरेंट अकाउंट्स के फॉर्म में जनरल पब्लिक पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराती है, जैसे कि किसान विकास पत्र के फॉर्म में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में, या फिर सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और दूसरे तरह के नेट टाइम डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो सभी गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट की क्या है, कैपिटल रिसीट्स है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट। इन माय नेक्स्ट क्लास I will discuss the next topic, which is related to budgetary expenditures. So thanks for watching it.